क्या आप जानते हैं कि हनी सिंह, शमा सिकंदर, सेलेना गोमेज और रसल ब्रांड जैसे सेलिब्रिटीज के अंदर कॉमन क्या है? सेवन अप के अंदर अप क्या सिग्निफाई करता है? ये सारे सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं श्वेतांग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये चारों सेलिब्रिटीज जिनका नाम मैंने वीडियो की शुरुआत में लिया था, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज एक समय पे बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे। इन चारों लोगों ने बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझा, उससे लड़ाई करी और अंत में विजयी वापस निकले। अगर आसान भाषा में समझें तो बाइपोलर से हम समझेंगे हैविंग टू पोल्स, मतलब किन्हीं दो चीजों के एक्सट्रीम्स को महसूस करना। हमारे ग्लोब के अंदर जहां हम बोलते हैं कि सबसे ऊपर है नॉर्थ पोल और सबसे नीचे है साउथ पोल, तो ऐसा ही यह बीमारी है जहां पर हमें एक्सट्रीम लोज, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन, और दूसरे ही क्षण बहुत ज्यादा हाई फील होता है। हाई से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और ऐसा फील करना जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सर्व सर्वा हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं। एक्सट्रीम लोज में हम एक डिप्रेस्ड आदमी की तरह फील करते हैं, जैसे कुछ भी करने का मन ना करना, एक लैक ऑफ एनर्जी फील करना किसी भी चीज में। अगर हमें भूख लग रही है तो हम बहुत ज्यादा खाने लगेंगे, हम बहुत ज्यादा सोने लगेंगे, या फिर इसके जस्ट ऑपोजिट, हम बहुत कम सोएंगे, हमें नींद नहीं आएगी या खाने का मन ही नहीं करेगा। इन चीजों के बारे में आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिप्रेशन के ऊपर एक कंप्लीट गाइडेड वीडियो बनाई है, आप लोग उसे देखकर जानकारी वहां से जुटा सकते हैं। अगर सिर्फ बाइपोलर डिजीज में अगर एक व्यक्ति सिर्फ ये डिप्रेशन वाला फेस फील करता है तो उसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा फेज होता है एक्सट्रीम हाइस का, जिसमें हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं। ये फेज भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या इसकी भी हम दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को हम बीमारी की स्टेजेस भी समझ सकते हैं, जो शुरुआत में हाइपोमेनिया और बाद में जाके सीवियर केसेस में मेनिया तक बढ़ जाती है। मेनिया, जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट करता है, मतलब पागलपन। दोनों स्टेजेस में डिफरेंशिएशन हम इस बात से कर सकते हैं कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग, मतलब रोज ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, खाना खाना, सोना, अगर इंपेयर होता है या नहीं। मेनिया के एपिसोड्स जनरली 3 से 7 दिन तक चलते हैं और इनके सिम्टम्स क्या है, अब ये जानते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हाई एनर्जी का। हाई एनर्जी होना गलत बात नहीं है, पर बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं वो इतनी हाई एनर्जी फील करते हैं कि दूसरे उससे डिस्टर्ब होने लगते हैं। जैसे कि आपने ऑफिस में कभी ऐसा नोटिस किया हो कि जैसे जब किसी का इंक्रीमेंट हो जाता है या उसकी हाइक हो जाती है तो वो शांत नहीं बैठ पाता, कभी इधर से उधर, या कभी कोई टेंशन में ऐसा फील करता है, ब्रेन एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो शांत नहीं बैठ पा रहा, कभी ऑफिस में इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ सिम्टम दिखाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स जब वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फील करते हैं। तो अगर एक पेशेंट हाई एनर्जी का है तो वो अपने आसपास बैठे हुए लोगों को भी शांत नहीं रहने देगा। वो कहेगा चलिए ये कुछ करते हैं, चलिए कुछ नया प्लान बनाते हैं, या क्या तुम लोग हमेशा शांत बैठे रहते हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से। दूसरा है ओवरली हैप्पी होना और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना। पर ऐसा ऑप्टिमिज्म जहां वो चीजों को प्रैक्टिकलिटी से मेजर नहीं करते, प्रैक्टिकलिटी से मैच नहीं करते, जो उनको चैलेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में नहीं सोचते और बहुत जल्दी में कोई भी प्लान बना लेते हैं। इसके बाद आता है यूफोरिया। यूफोरिया मतलब ऐसा सेंस ऑफ वेलबींग या ऐसी चीज फील करना दैट आई एम इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लिस, कि आप प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ नहीं समझते, आप ग्रेविटी नहीं समझती किसी चीज की, क्या क्षमता आपको दिखानी है, किस चीज में कितना एफर्ट आपको डालना है, आप वो नहीं समझेंगे। इसके बाद आता है हाई सेल्फ एस्टीम। जैसा कि नाम ही बताता है कि लोग अपने आप को, अपनी एस्टीम को इतना हाई समझ लेते हैं कि उसके ऊपर वो लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। ये लोग कोई भी छोटी सी छोटी डिसरिस्पेक्ट, कोई भी अगर व्यक्ति अगर इनसे थोड़ा सा टॉन्ट मार दे या इनको कभी ऐसा फील कराए कि मतलब इन पे कोई छोटा सा प्रैंक हो जाए, तो ये लोग बोलेंगे अच्छा मुझसे तुमने ऐसी बातें करी, तुम कैसे मुझसे ये कर सकते थे। तो एस्टीम बहुत हाई हो जाती है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब एक सिम्टम जो एक्चुअली हमें इन फेजेस फ्रॉम हाइपोमेनिया टू मेनिया को अंडरस्टैंड करने में या समझने में आसानी करेगा, वो है द फीलिंग ऑफ ग्रैंडुअर। इसका मतलब होता है कि खुद को ऐसे समझना
कि आई एम द वन, आई एम सेंट बाय गॉड, मुझे तो भगवान ने भेजा है इस दुनिया में सब कुछ ठीक करने के लिए। वो लोग अपनी एस्टीम इतनी हाई कर लेते हैं, अपनी ईगो इतनी हाई कर लेते हैं कि उनको लगता है कि हमारे आसपास सब लोग बहुत तुच्छ हैं। ऐसा उनके हार्मोन उनसे करा रहे हैं, पर ऐसा वो फील करते हैं और अपने आसपास के लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि आप तो बहुत छोटे हो हमसे, आप कुछ नहीं जानते। तो जैसे जनरली कुछ बॉसेस जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, वो अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा बुली करने लगते हैं कि उनको ये चीज़ें नहीं आती, उनको ये स्किल सीखनी है, जल्दी सीखनी है, या प्रेशर बनाते हैं। तो इसको कहते हैं द फीलिंग ऑफ ग्रैंडोर। खुद को ऐसा समझना कि हम दुनिया हमसे चल रही है, हम दुनिया को चला रहे हैं। ये फीलिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है उन लोगों को जिनको डिसऑर्डर होता है, और थोड़ा एक्सट्रीम केस मतलब मेनिया फेज तक चला जाता है। हाइपोमेनिया और बाद में चलकर मेनिया के सिम्टम्स, या जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं, वो जनरली लाइफ में गलत डिसीजंस लेने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ों के अंदर बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं। जैसे कि कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में लगा दी, ना सोचा, ना समझा, ना प्रॉपर एनालिसिस लिया, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हमने अभी बात करे, जिसमें हमारी ईगो बहुत ज़्यादा हो गई है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, हम एक सेंस ऑफ यूफोरिया में रह रहे हैं, अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि वी आर द चोजन वन, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देती हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है हमें। और दोस्तों, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जिनकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जनरली एक्यूट स्ट्रेस की वजह से, किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसी इलनेस है जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आपकी कोई ऐसी अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रही, कोई ब्रेकअप है, मेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से भी आपका बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उनका ट्रिगर हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी वेल बीइंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो प्रिवेलेंसी है, मतलब ये पूरा जीवन आपको परेशान कर सकता है। मतलब एडोलेसेंस से शुरू होके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एंटर करते हैं, तब शुरू हो सकता है, जब एक अनन्यास आपके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो उसको ट्रिगर करती है। और ये जेनेटिकली भी ये इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आपके किसी एक पेरेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो आप में वो होने की जो चांसेस हैं लगभग 15 to 30% है। और अगर आपके दोनों पेरेंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो उससे जूझ रहे हैं, तो आपको लगभग 60 to 75% चांसेस हैं कि आपको भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो। सो इसीलिए ये सारे सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किए, अगर आपको ऐसा फील होते हैं कि आप भी ये महसूस करते हो एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज में, जो पीरियोडिकली होता है, जिसका एक सेट टाइम टेबल होता है, जैसे डिप्रेसिव फेज जनरली 2 हफ्तों तक रहता है, एक्सट्रीम हाइज का फेज लगभग 3 से 7 दिन रहता है। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिक, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें, और एक प्रॉपर थेरेपी के अंदर एनरोल होकर मेडिकेशन, अगर वो कहता है कि आपको मेडिकेशन शुरू करनी है, तो मेडिकेशन जरूर शुरू करें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करी जाए, सबसे पहला जो एम रहता है किसी प्रोफेशनल का या किसी साइकियाट्रिस्ट का, वो ये रहता है कि जो आपका एक्सट्रीम फेज है, जो मेनिया फेज अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले मैनेज किया जा सके। मतलब उन एक्सट्रीम के बीच में जो हम बाउंस होते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकें। एक बीच का फेज हो जहां पर हाँ, आप लो फील करें, हाई फील करें, पर वो इतना ज्यादा ना हो कि आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो आपका डे टू डे फंक्शनिंग है, आपका ऑफिस जाना, सोना, खाना पीना, ये इन्फ्लुएंस ना हो। इसके अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं साइकोथेरेपी से। तो साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो चाहती है ये टॉपिक, तो इस टॉपिक को मैं उस कवर करूंगा। फिर जैसे मैंने बात करी कि रिलैप्सेस, जो रिलैप्स हो रहा है, बार बार मेडिकेशन छोड़ दिया या थेरेपी छोड़ दी, तो उसको ठीक करते हैं। बाकी अगर हम इसकी मेडिकेशन की बात करें, तो जो मूड इन्हांसर्स हैं या मूड स्टेबलाइजर्स, जनरली जो लिथियम के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में, कुछ ऐसे फूड्स जो लिथियम रिच होते हैं, जिनके अंदर लिथियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है।
क्योंकि जैसे अभी हमने मेडिकेशन में समझा कि जो मूड एनहांसर्स होते हैं उन सब के अंदर लिथियम डेरिवेटिव्स होते हैं। तो लिथियम एक एक्चुअली एक ऐसा मिनरल है जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। तो क्यों ना हम ये नेचुरली लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले होते हैं नट्स। नट्स बहुत अच्छा सोर्स है लिथियम का। नट्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो पूरी कैबेज फैमिली है, जैसे जो कॉलीफ्लावर्स हैं, कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे कैबेज, तो ये जो पूरी फैमिली है कैबेज फैमिली, इनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में लिथियम होता है। आप इन्हें जरूर खाएं, आपका मूड अच्छा रहेगा। इसके अलावा टोमेटो, पोटैटोज, इन सारी चीजों में भी छोटी छोटी मात्राओं में लिथियम के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। मशरूम्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। कुछ स्पाइसेस भी हैं जैसे कि नटमैग और कोरिएंडर, जिनके अंदर लिथियम की ट्रेसेस, लिथियम का अमाउंट अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आप इन स्पाइसेस को भी अपनी डे टू डे कुकिंग में यूज कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप नॉनवेज कंज्यूमर हैं, तो मीट के प्रोडक्ट्स में और फिश में, फिश तो वैसे भी बहुत अच्छा एक फूड सोर्स होता है। अगर आप फिश खाते हैं तो लिथियम के जो डेरिवेटिव्स हैं, लिथियम जो एक मिनरल है, वो आपको प्रचुर मात्रा में, आपको एक अच्छी क्वांटिटी में मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको पता है कि स्टडीज ये भी बताती हैं कि कुछ वाटर सोर्सेज में जिनमें लिथियम की कंसंट्रेशन पाई गई थी, उस जगह पे जहां पर वो वाटर सप्लाई होती थी या जहां पर वो वाटर कंज्यूम किया जाता था, वहां पे जो स्ट्रेस के लेवल्स थे वो कम थे, लोगों की सुसाइड रेट कम थे। तो अब आप कहेंगे कि श्वेता, वीडियो इतनी लंबी हो गई है पर आपने अभी तक नहीं बताया था जो सवाल आपने पूछा था कि 7 अप में अब क्या था। तो दोस्तों 7 अप के अंदर भी जो अप है वो अप होता है अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये अपलिफ्टमेंट आता था लिथियम की वजह से। तो दोस्तों 7 अप का मतलब एक ऐसा ड्रिंक जिसमें 7 इंग्रेडिएंट्स है। तो क्या आप जानते हैं कि इस 7 इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट लिथियम ही था। 1936 से पहले इस ड्रिंक को कहा जाता था 7 अप लिथिएटेड लेमन सोडा। तो 1936 के बाद इस ड्रिंक का नाम, इस ड्रिंक में से लिथियम को छुपाया गया क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड नेम अच्छा नहीं लगता था, और आज जैसे हम जानते हैं 7 अप को 7 अप कहा जाने लगा। तो 7 अप के अंदर जो अप था वो था मूड अपलिफ्टमेंट के लिए, जो मिलता था इसी लिथियम से, जिसके बारे में हमने अभी इतनी बात करी। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुना। मेरा आप सब लोगों से वही हर बार की तरह गुजारिश यही है कि दोस्तों, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई आपका दोस्त, आपका कोई सखा, आपका कोई कोलीग अगर इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो नहीं जा पा रहा है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, कोई नहीं प्रोफेशनल हेल्प सीख कर पा रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए। मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके विचार, आप किस नए टॉपिक के बारे में या कौन सा ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके बारे में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, मुझे आप कमेंट्स में बताएं। मुझे आप फोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे रहता है। तो मैं उस वीडियो पे एक रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके सामने रखूंगा, ताकि आप, हम और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। अपना ध्यान रखिए और प्लीज मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।